दिनेश जी का मंच पर आकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विमला जी, नैना शोध संस्थान के डायरेक्टर रमन जी और अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र जी भाई साहब, आज जिस पुस्तक के विमोचन के लिए हम सभी लोग यहाँ इस प्रांगण में अतीत था हमारी भारतीय महिलाओं का, आप समझिए कि भारतीय समाज में शक्ति का सबसे बड़ा कोई केंद्र है तो शक्ति की सबसे बड़ी केंद्र दुर्गा है। जब सृष्टि अपने आप में फंसने लगा, जब तीनों त्रिदेवताओं को लगा कि सृष्टि की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, जब सृष्टि की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से भी जाने लगी, तो उस सृष्टि की रक्षा करने के लिए तीनों देवों ने मिलके मां दुर्गे का आह्वान किया और मां दुर्गे ने सृष्टि की रक्षा की। और वो शक्ति का केंद्र कोई है तो वो मां दुर्गे है और वो मां नारी है। भारत में सबसे बड़ा अर्थ का कोई केंद्र होता है, भारत में सबसे बड़ा कोई अर्थ का केंद्र है तो मां लक्ष्मी है। हमारे यहाँ जब धन का चिंतन होता है तो मां लक्ष्मी का चिंतन में सफलता चाहिए तो विद्या की जरूरत होती है। विद्या के बिना मनुष्य अधूरा होता है और उस विद्या का कोई केंद्र है तो वो मेरी मां सरस्वती है और वो मां नारी है। तो जरूरी है कि उस अतीत को पहचानना। आप समझिए, मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ चल रहा था तो ये हुआ कि जब दुनिया के दो विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो इसमें जज कौन बनेगा। आप समझिए, जहां पे दो विद्वान मिलकर शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो मुद्दा ये फंसा कि इन शास्त्रार्थों का जजमेंट कौन देगा और निर्णय कौन करेगा। तो उस समय जज की भूमिका में, निर्णायक भूमिका में कोई आई तो भारत की नारी है। आप समझिए, तो जरूरी है कि भारत की नारियों के अतीत को पढ़ना। मंच पर उपस्थित बहुत ही हमारे आदरणीय ऐसे नरेंद्र कुमार ठाकुर जी, गोयल जी, रमन चावला जी, और जिन्होंने भी बहुत सुंदर समीक्षा। महिलाओं को बहुत सम्मान मिला। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बहुत कम है, जो और ज़्यादा होना चाहिए, और देशों के मुकाबले बहुत कम प्रतिशत है, इसको और बढ़ना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं की आबादी है 50%, उस तरह से उन्हें वो जगह नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। परंतु फिर भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद महिला ने सुशोभित किया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज जी रही, प्रधानमंत्री रही जी, इंदिरा गांधी रही, मुख्यमंत्री तो कई रही हैं, और लोकसभा स्पीकर रही हैं महिलाएं। बहुत बड़े बड़े पदों पर महिलाएं रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिला या महिलाएं पीछे रह गई। जब जो महिलाएं आगे आ सकती थी, जो अपने अंदर, जिनके अंदर कुछ था, जरूर आगे आए। हम ये भी नहीं कह सकते कुछ महिलाओं के अंदर है बाकी के अंदर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हर महिला एक शक्ति पुंज है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है। जिस दिन वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है उस दिन वो बहुत आगे चली जाती है, और उसके आगे बढ़ने में उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो तय कर ले कि हमें यहाँ तक जाना है तो कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी बाधा नहीं
जो उसके सामने आ सके और उसे रोक सके, परंतु इसके लिए स्पष्ट उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और उसका संकल्प कैसा है, ये बहुत जरूरी है। हम 21वीं सदी में हैं और हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, जैसा लेखक ने अपनी पुस्तक में भी कहा है, परंतु अभी भी महिला एवं होने के नाते मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनको देखकर बहुत तकलीफ होती है। आज भी वो निराश्रित हो जाती हैं, पति उन्हें घर से निकाल देते हैं, दर दर भटकती हैं और अंत में फिर ठोकरें खाती हुई कई बार हमारे पास पहुंचती हैं, कई बार पुलिस के पास पहुंचती हैं, पुलिस मदद नहीं करती तो हमारे पास आती हैं। कहने का मतलब ये कि आज भी हम ये कह सकते हैं कि नारी को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तभी कानून भी उनके हिसाब से बनेगा और चीजें भी सकारात्मक रूप उनके हिसाब से लेंगी, जो अभी मुश्किल लग रहा है। ये तो हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि बिल लाया गया, बिल लाने की बात हुई, राज्यसभा में बिल आ भी गया लेकिन पास भी हो गया, उसके बाद भी लोकसभा में पास नहीं हुआ। क्या कारण है ये तो राजनीतिक लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन बिल आए ना आए लेकिन महिलाओं को जरूर आगे आना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है और मेरी अपनी एक सरकार से, समाज से सबसे अपील भी है कि महिलाएं आज ऐसे मुकाम पर खड़ी हैं जहां उनको बहुत शक्ति की ज़रूरत है, बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और जैसा कि लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अस्मिता एक गौरव गाथा, तो आपने जो जिस तरह से वर्णन किया है उनकी अस्मिता का, उनकी गौरव गाथा का, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत आपको बधाई देती हूँ। आप ऐसे ही आगे जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस तरह मातृ शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए आगे लिखते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें। आपकी पुस्तक बहुत प्रेरणा स्रोत साबित होगी और नारियों के लिए एक मिसाल के रूप में आगे आएगी। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें, अच्छी अच्छी पुस्तक लिखते रहें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय विमला आयोग, श्रीमान गोयल जी, माननीय संघचालक और इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, प्रेरणा सेवा संस्थान के सचिव आदरणीय कृपा शंकर जी, इस पुस्तक के लेखक विशाल जी, इस सभागार में उपस्थित माता भगिनी और बंधुगण, पुस्तक महिलाओं पर है लेकिन महिलाओं की उपस्थिति इस सभागार में थोड़ा कम है, उस मात्रा में थोड़ा अधिक होनी चाहिए थी। इसका प्रयास शायद कम हुआ होगा, या लेकिन कम से कम आधी आधी तो कम से कम होती, लेकिन संदेश अधिक बहनों तक जाए। हम इन विषयों को अलग अलग और तोड़ करके देखते हैं तो भारतीय जीवन दृष्टि को समझना यह बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि भारतीय जीवन दृष्टि अपने आप में समग्र है, एकात्म है। भारतीय जीवन दृष्टि कभी भी टुकड़ों टुकड़ों में विचार नहीं करती है, एक एक हिस्से का विचार नहीं करती है, वो समग्रता से विचार करती है। वो संपूर्ण मानवता की बात करती है, संपूर्ण मानवता के चिंतन की बात करती है, और उस संपूर्णता में, उस समग्रता में। इसलिए जब भारतीय जीवन दृष्टि या भारतीय दृष्टि किसी विषय के बारे में
अगर समझना है तो वो समग्रता से ही उसको समझा जा सकता है, क्योंकि भारतीय चिंतन ये संपूर्ण जीवन, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण सृष्टि के बारे में और विचार करता है। स्त्री पुरुष को अलग अलग देखना यह भारतीय जीवन दृष्टि नहीं है, ये भारत की दृष्टि नहीं है, क्योंकि शिव और शक्ति ये एक है, दोनों को एक साथ पूजा जाता है, अलग अलग नहीं पूजा की जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हम कि आज भारत में भारतीय महिला के बारे में अलग से चिंतन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हम भारतीय चिंतन से विमुख हो गए, इस कारण से ही आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम भारतीय चिंतन पर अड़िग रहते तो इसकी आवश्यकता शायद आज नहीं पड़ती है। आज हम नारी समानता, नारी के अधिकारों की बात और नारी के बराबरी की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका बदल गया। हमारा सोचने का जो भारतीय दृष्टि थी वो बदल गई, और वो पश्चिम के एंगल से, पश्चिम के चश्मे से हम उसको देख रहे हैं। इसके कारण से ये समस्या है, क्योंकि जैसा सबने बताया, पूर्व वक्ताओं ने भी और पुस्तक के अंदर भी, कि भारत में तो महिलाएं पुरुषों से 2 कदम आगे ही रही हैं हमेशा। तो हम क्या उनको बराबरी पर लाकर के 2 कदम पीछे लाना चाहते हैं? सही बात है। इसका विचार करना चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार आज की परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उसका विचार करना पड़ता है, क्योंकि भारत में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में ये अग्रणी रही हैं, अग्रणी भूमिका में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध के मैदान में हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शासन प्रशासन में उनकी भूमिका रही हो, विद्वता के अंदर रही हो। उदाहरण है अभी शंकराचार्य और मंडन मिश्र के साक्षात शास्त्रार्थ जो हुआ, उसमें निर्णय करने वाली कौन? गायत्री। वह तलवार छोड़ करके और मां की तरफ भागा, चिल्लाने लगा, लेकिन वो जीजा माता कितनी कठोर थी, उन्होंने उसको उचकारा नहीं, आलिंगन नहीं किया, वो बेटा लग गई। जैसे आजकल होता है, एक बच्चा होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है हम जानते हैं। उन्होंने वहीं से उसको डांटा, खबरदार मेरे पास आया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतना कायर होगा कि थोड़ा सा खून देख करके और भाग रहा है मैदान छोड़ करके, जाओ लड़ो। तो उस कठोरता के साथ उन्होंने आगंतुक बंधुओं और सभी पाठक गणों को भविष्य के लिए, जो सुधी पाठक हैं भविष्य के लिए, उन सबके लिए भी मेरी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।